मंजिला की राह हमारी। स्टडी डिवीजन से मैं आर के सर एक बार आपके बीच में हिंदी की दूसरी क्लास, वनडे एग्जाम्स, यूपीपी और जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके संबंध में दूसरी क्लास है। पहली क्लास इससे पहले थी, शुरुआत थी। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा क्लासेस में प्रखरता आती जाएगी, तीव्रता आती जाएगी और उसमें जो भी बातें बताई जाएंगी अद्भुत लगेंगी आपको सुनने में। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, हम लय पकड़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आज अपनी दूसरी क्लास में हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्णों पर। व्यंजनों की अगर बात किया जाए तो व्यंजन वास्तव में अर्धमात्रिक होते हैं, ये जान लीजिए। व्यंजन स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। व्यंजन अर्ध मात्रिक होते हैं। व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, स्वरों के सहारे ही बोले जाते हैं। स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। बिना स्वर का सहारा लिए व्यंजन का शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं सकता। स्वरों के सहारे बोले जाते हैं और ये अर्धमात्रिक हैं। कैसे नहीं बोले जाएंगे? क के नीचे यदि हलंत्य है, ख के नीचे हलंत्य है, ग के नीचे हलंत्य है, घ और अंग के नीचे हलंत्य है। ये हलंत्य वाला रूप ही व्यंजन का वास्तविक रूप है। क ख ग आधा बोलना पड़ेगा। अगर किसी व्यंजन में हलंत्य नहीं लगा है और कोई मात्रा नहीं लगी है तो आप समझ जाइए कि उसमें कौन सा स्वर समाहित है। अ ख है तो इसमें कौन सा समाहित है? ख में असमाहित है तो ख। अब इनको हम बोलेंगे क, ख, ग और जैसे ही बोलेंगे ऐसा लगेगा कि अ का उच्चारण हो रहा है। अब इनके विभाजन की बात करें, इनके भेदों की बात करें व्यंजनों के, तो व्यंजन के 3 भेद हैं। मूल व्यंजनों के इनके भी 3 भेद हैं। मूल व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ये 3 विभाजन है। इसके अतिरिक्त संयुक्त, आगत और उस्रिप्य उक्षिप्य हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्पर्शी व्यंजनों का। हमारे मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों कंठ, ताल, मूर्धा, दंत इत्यादि से होकर उच्चरित होते हैं, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। जब भी हम किसी वर्ण को, किसी शब्द को बोलते हैं तो हमारे मुख के भीतरी प्रयास से संभव है। और मुख के भीतर जो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत इत्यादि उच्चारण स्थान हैं उनसे होकर इनको बोला जाता है। स्पर्श करते हैं क से म तक के वर्ण। क से म तक के वर्ण स्पर्शी व्यंजन। इनका एक और नाम है, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब क्यों वर्गीय व्यंजन कहते हैं भाई, जरा इनको लिखिए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये पांचों मिलकर के एक वर्ग का निर्माण करते हैं। वर्ग का क्या स्वभाव है? वर्ग की समस्त भुजाएं बराबर होती हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 बाई 5, चारों भुजाओं में 5 5, इनकी पांचों मिलकर के एक वर्ग की आकृति का निर्माण करते हैं। अतः इन्हें एक वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये तो 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए। अब हम लोग चर्चा करते हैं अंतस्थ। अंतस्थ वे वर्ण हैं, वे व्यंजन वर्ण हैं जो हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श तो करते हैं लेकिन हल्का, आधा स्पर्श करते हैं। और इनकी संख्या 4 है, य, व, र और ल।
यही 4 अंतस्थ हैं। और हल्का स्पर्श करने से, आधा स्पर्श करने से इनको एक नाम दिया गया है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन अंतस्थों को अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और इसके बाद मूल व्यंजनों में आ जाते हैं उष्म। उष्म व्यंजन का मतलब है, उष्म का उष्मा से संबंध है। उष्म या उष्मा का मतलब गर्मी होता है। वे वर्ण जिनको बोलने में हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है। जब भी बोलेंगे मुख से वायु निकलेगी, लेकिन गर्म वायु निकलेगी, इसीलिए इनको उष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी भी संख्या 4 है, तीनों स और ह। ये मूल व्यंजनों का विभाजन है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। 33। और पिछली कक्षा में जो आपने व्यंजन स्वरों को देखा था 11, 44, लेकिन वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 52। तो जो 8 शेष हैं उन पर भी चर्चा हम लोग करते हैं कि वो कौन 8 हैं जो मिलकर के 52 होते हैं। देखते हैं भाई कौन है वो 8। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिलकर बना हुआ होना, जुड़ना। कितने? 2 या 2 से अधिक लोग जब मिलते हैं तो संयुक्त कहा जाता है। अरे भाई रिश्ते की बात कर लिया जा, एक परिवार, दो परिवार अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उनमें रिश्ता बनता है तो वो परिवार संयुक्त रूप से एक रिश्ते में बदल जाता है और उसको बोलते हैं कि भाई हम तो 2 थे लेकिन अब हम संयुक्त हो गए, मिल गए, जुड़ गए, संयुक्त हो गए। यानी 2 लोग होने चाहिए। किसी को भी मिलने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, उससे अधिक भी हो तो कोई बात नहीं है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी में होती है 4। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। यह जो क्ष है यह आधा क और पूरा स से मिलकर बना है। यह जो त है त और र से मिलकर बना है। यह जो ज ज्ञ है ज और य से मिलकर बना है। और यह जो स है इस स और र से मिलकर बना। कभी कभार परीक्षा में पूछता है कि क्ष किन 2 वर्णों से मिलकर बना? क्या जवाब देंगे? क और श। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इसमें सिर्फ यही 2 नहीं है, एक और कोई वर्ण है जो इसमें छुपा हुआ है। भाई वो कौन है? दिख नहीं रहा। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि व्यंजन बिना स्वर के सहारे बोला नहीं जाएगा। यहां आप क में तो हलंत्य देख रहे हो, लेकिन स में नहीं। जैसे ही इसके नीचे हलंत्य लगाएंगे अ को भी आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रहे, अ है, छुपा है। इस त और र में से जैसे ही र के नीचे हलंत्य लगाएंगे अ को लिखना पड़ेगा। इस य में जैसे ही लगाएंगे अ को लिखना पड़ेगा। इस र में जैसे ही लगाएंगे आपको अ को लिखना पड़ेगा। अ के मिलने से ही क्ष, त्र, ज्ञ और स्र का उच्चारण पूरा पूरा कर रहे हैं। अन्यथा भले 2 व्यंजन है, हमको क्ष, त्र, ज्ञ, स्र ऐसे पढ़ना पड़ता। आधा अर्धमात्रिक हैं, स्वर के मिलने से इनका उच्चारण होता है। ये तो रहे आपके संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, उत्सृप्य अथवा द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, और ये 2 हैं भाई, ड और ढ। ये ड ढ वर्णमाला वाले नहीं हैं। इनके नीचे जो बिंदु लगा है ना, इसलिए उत्सृप्य और उत्क्षिप्त हो जाते हैं। इनका प्रयोग शब्द निर्माण में हमेशा प्रारंभ, बीच में अथवा अंत में होता है। शब्द निर्माण में शुरुआत में इनका प्रयोग नहीं होता। उदाहरण स्वरूप हम दोनों ड और ढ की बात करते हैं। जो हमारे मूल व्यंजन का ड है हम लिखते हैं डमरू। आप देख रहे हैं डमरू बोल रहे हैं तो इस ड के लिखने पर इसके नीचे बिंदु नहीं लगा, लेकिन जैसे ही आप लिखते हैं सड़क, सड़क झटके से बोलेंगे और सड़क में जो ड लगाएंगे उसके नीचे आपको बिंदु लगाना पड़ेगा। यही उत्सृप्य व्यंजन है। शब्द निर्माण में चाहे बीच में आएगा चाहे अंत में आएगा, प्रारंभ में नहीं इसका प्रयोग हो सकता। वर्णमाला का देखिए ढक्कन, ढक्कन देख रहे हैं, इसके नीचे बिंदु नहीं है, प्रारंभ में इसका प्रयोग हो रहा है। लेकिन उत्सृप्य, उत्क्षिप्त अथवा द्विगुण का जब प्रयोग मेढक, मेढक, मेढक
मेढक लिखते समय इस ढ के नीचे आपको बिंदु लगाना पड़ रहा है। तो श्रिप्य, उक्षिप्त अथवा द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। इसके अलावा आगत की अगर बात करें तो आगत को कई हैं, लेकिन हमारी वर्णमाला में आगत व्यंजनों में ज लगा है, ज समाहित है और फ समाहित है, अरबी फारसी से लिया गया है। इस ज के नीचे जो हमने बिंदु लगाया है, इस फ के नीचे हमने जो बिंदु लगाया है, इसको नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता। जैसे हमने लिखा नजीर, नजीर, अब इसको नजीर नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, नजीर, ऐसे नजीर। फिर हमने लिखा फकीर, फकीर, फकीर हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे फकीर, थोड़ा सा खींच के इनको बोलना पड़ता है। उर्दू वाले लैंग्वेज में ये अरबी फारसी से लिए गए नुक्ता लगा हुआ है, तो आपको उसी लैंग्वेज में बोलना होगा। इसको नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता। नजीर, फकीर, आजमगढ़, आजमगढ़ लिखते हैं और उस ज के नीचे लगाते हैं तो उसको आजमगढ़ तब नहीं बोलेंगे, आजमगढ़ बोलेंगे, आजमतगढ़ ऐसे बोलेंगे। अब यह 4, यह 2 और यह 2 मिलकर कितने हो जाते हैं? 8। 33 मूल व्यंजन आपने अभी जस्ट पहले देखा, हो गए 41। तो आपसे पूछे कि लेखन की दृष्टि से व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 41, और इसी 41 में 11 स्वरों को जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं? 52। कुल वर्णों की संख्या 52, मूल व्यंजनों की संख्या 33, लेखन की दृष्टि से व्यंजनों की संख्या 41, स्वरों की संख्या 11, अयोग वाहों की संख्या 2, अंग और आह। क्लास कैसा है? जबरदस्त। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी होना चाहिए, जबरदस्त। वीडियो को इतना आप शेयर करो कि हाँ, फिर लगे कि हाँ कोई स्टडी द विजन चैनल में क्लास चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और धारदार क्लास के साथ, और जोरदार क्लास के साथ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें चैनल को।